welcome to Commerce Made Easier. In today's video, we will discuss the Consumer Protection Act 2019. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है ये एक नया एक्ट है जो कि हमारे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, खासकर इंडिया की अगर हम बात करें। और इससे पहले जो एक्ट था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 जो है उसको बदल कर या उसकी जगह पर अब हमें नया एक्ट जो मिला है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 and it was passed on 9th August 2019 and came into force on 20th July 2020। तो 9 अगस्त 2019 को ये पास हुआ था और एक्ट, और उसके बाद जो है ये लागू हुआ है 20th जुलाई 2020 को। तो साइलेंट फीचर्स जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या हैं, क्या खास बातें हैं, हाइलाइट्स, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसी में सभी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज शामिल किए गए हैं, यानी कि ये सभी गुड्स और सर्विसेज पर लागू होता है, इस सभी इसके दायरे में आते हैं। देन इट कवर्स ट्रांजैक्शंस थ्रू ऑल मोड्स, ऑफलाइन ऑनलाइन। आजकल जैसे कि ऑनलाइन मोड से भी हम गुड्स खरीदते हैं, तो कंज्यूमर सिर्फ ऑफलाइन या दुकान से जाकर जो सामान लेते हैं वही नहीं होते हैं, कंज्यूमर्स वो भी हैं जो ऑनलाइन सामान ले रहे हैं या सेवाएं लेते हैं, तो वो भी इसके दायरे में आते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मोड जो है, चाहे आप किसी भी माध्यम से टेली शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस हैं इसके दायरे में आते हैं। देन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्टर्स लाइक गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, कोई भी सेक्टर्स हैं जिस प्रकार से सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, सभी प्रकार के सेक्टर्स इसके दायरे में आते हैं, यानी कि सभी पर लागू होता है। Then it presents 3-tier grievance redressal machinery। तो ये जो एक्ट है इसके अंदर एक 3 स्तरीय जो है ग्रीवेंसेस यानी कि जो शिकायत समाधान के लिए एक सिस्टम या मशीनरी बनाई गई है, सरकारी तंत्र बनाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे है, जिससे कि ग्राहकों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्द किया जा सके। देन ऑल द केसेस आर डिसाइडेड इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं वहां पर जो केसेस चलते हैं, मुकदमे चलते हैं, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं, सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक टाइम लिमिट के अंदर, टाइम बाउंड जो है उनकी शिकायतों का समाधान होता है निश्चित समय के अंदर अंदर, और जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। देन इट प्रोवाइड सेफ्टी टू द कंज्यूमर अगेंस्ट एनी माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये उपभोक्ताओं को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। उनके जो भी उनके जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य है, या जो सरकार के द्वारा जिसको मान्यता नहीं दी गई है, इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है या काम बिजनेस वो करते हैं, उन सभी के अगेंस्ट में जो है ये सुरक्षा कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है। दैट दिस एक्ट प्रोवाइड्स मेनी राइट टू कंज्यूमर एंड ऑल्सो कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये एक्ट जो है इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों का भी वर्णन है और उनकी जिम्मेदारियों का भी वर्णन है। ये हम आगे आने वाले जो वीडियो में आगे इसके बारे में देखेंगे। देन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर कंपेंसेटरी इन नेचर। तो इस एक्ट में जो भी सॉल्यूशंस या जो भी उपचार जो दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा वो कंपेंसेटरी होते हैं, यानी कि उसमें किसी को हम कोई बहुत बड़ी सजा जैसे कि उम्र कैद या उसको फांसी, इस तरह की सजाएं नहीं होती हैं जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट्स में होती हैं। यहाँ पर जो समस्याओं का समाधान किया जाता है बहुत ही साधारण तरीके से, और क्षतिपूर्ति यानी कि जो कंज्यूमर है उसके नुकसान की भरपाई यहाँ पर एक तरह से हम करते हैं, या उसकी जो भी समस्या है उसको उस सिंपल तरीके से सुलझाया जाता है। तो कंपेंसेटरी नेचर के सॉल्यूशंस जो हैं यहाँ पर कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हु इज कंज्यूमर, ग्राहक कौन है? तो एक्ट के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर किसको कहेंगे, उपभोक्ता किसको कहा जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन पेड इन कैश और ऑन क्रेडिट एटसेट्रा। तो जो ग्राहक है वो व्यक्ति होगा जिसने गुड्स खरीदे। तो परचेज गुड्स, जो डायरेक्टली गुड्स को खरीद रहा है या सेवा को खरीद रहा है, पैसों के बदले में या उधार में हो सकता है, या इंस्टॉलमेंट मेथड से कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो जो गुड्स खरीद रहा है और उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर कहेंगे। तो जिसने सामान खरीदा वो ग्राहक हो सकता है, या सेवा जो लेना चाहता है वो ग्राहक हो गया।
देन एनी पर्सन हु यूजेस द गुड्स और सर्विस विद द कंसेंट ऑफ बायर। कई बार हम सामान खुद खरीदते हैं लेकिन हम किसी दूसरे को वो दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि हमने किसी और के लिए सामान लिया है या कोई और व्यक्ति हमारी इजाजत से वो सामान यूज कर सकता है। तो अब जो है जो व्यक्ति यूज कर रहा है उसको भी ग्राहक कहा जाएगा, जो कि जैसे मान लीजिए आप अपने कोई अपने ब्रदर है उसके बर्थडे के लिए कोई गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कोई गिफ्ट खरीदते हैं और उसको देते हैं, तो अब वो जो यूज कर रहा है गुड्स को वो कंज्यूमर हो गया, क्योंकि वो आपकी सहमति से, आपकी परमिशन से आपकी इस सामान को यूज कर रहा है। या सर्विस में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी कंसेंट से सर्विस को यूज कर रहा है। देन इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु परचेज हायर गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इसमें हम कस्टमर उस व्यक्ति को शामिल नहीं करते हैं जो कि गुड्स खरीद रहा है या वो सर्विस ले रहा है ताकि वो उसे आगे जो है दे सके और प्रॉफिट कमा सके। तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए हम जो है गुड्स जो खरीदे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोड्यूसर के द्वारा होलसेलर को गुड्स बेचे जा रहे हैं, तो होलसेलर जो है वो आगे फिर उसको प्रॉफिट के लिए रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को दे रहा है। तो रिटेलर और जो होलसेलर्स हैं ये एक चेन का सिस्टम है और ये रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहे हैं, इस वजह से ये कंज्यूमर नहीं कहला सकते। तो कमर्शियल पर्पस से यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप अगर उसको आगे बेच रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो आपको कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। तो उसके बाद ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। तो अब कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर जो है ग्राहक एक कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करा सकता है, किन किन कारणों से या कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अ कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द सेलर और प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, दैट इज अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। अगर मान लीजिए सामान में कोई डिफेक्ट है, गुड्स खराबी है, किसी प्रकार की क्वालिटी को लेकर के खराबी हो सकती है, क्वांटिटी कम हो सकती है या अशुद्ध हो सकती है, जैसे प्योरिटी नहीं है, जैसे मान लीजिए नकली घी है या कम तोल करके वो आपको दे रहा है या गलत घटिया क्वालिटी का आपको सामान दे रहा है, जैसा आपसे पैसे लिए उस हिसाब से आपको सामान या सेवा नहीं दे रहा है, तो हम उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देन अगेंस्ट द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। तो ये तो गुड्स की बात हो गई। अगर सर्विसेज की भी बात हम करें, जैसा हमसे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने वादा किया है या जिस तरह की वो हमें जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से जो वो सेवा हमें नहीं दे रहा है, तो हम उसकी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अगर उसकी सेवाओं में कोई कमी है, जैसा उसने हमसे प्रॉमिस किया था, जिस तरह के सर्विसेज के लिए उसने हमसे पैसे लिए हैं और उस प्रकार की सर्विसेज अगर वो हमें नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देन एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ द प्राइसेस। तो अगर आपसे जो सेवा या वस्तु आप ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उसके जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस आपसे मांगा जा रहा है, ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं और इसके अलावा भी अन्य कारण हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स। यानी कि अगर हमें दुकानदार जो जोखिमपूर्ण सामान देता है, यानी कि जो हमारी जान माल को खतरा हो सकता है जिससे, जैसे कि प्रेशर कुकर्स होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेशर कुकर फट गया, गैस पे रखा हुआ था। तो ये प्रेशर कुकर्स हैं, अगर जो सेफ्टी इसके नॉर्म्स हैं उसको फॉलो ना करके और वो बनाया गया होगा तो उसके अगेंस्ट आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से गैस सिलेंडर्स होते हैं, उनमें लीकेजेस की कई बार शिकायतें आती हैं। कई बार बिजली का सामान होता है जिसमें आप कोई नया सामान आपने खरीदा और मान लीजिए उसमें करंट आ रहा है या वो सही प्रकार से नहीं बना हुआ है, तो जो जोखिमपूर्ण है, जो हमारी जान माल को जिससे नुकसान हो सकता है, ज्यादा खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी होने की संभावना हो जाती है कई बार, तो ऐसे गुड्स के प्रति जो है हम शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। देन अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्टेड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कई बार जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव होता है जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित जो चीजें हैं या काम हैं वो किए जाते हैं कई बार, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि सही नहीं है। इस प्रकार की क्रियाएं जो है बिजनेसमैन के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि काला बाजारी है या सामान को ब्लैक में बेचना है या कई बार घटिया क्वालिटी का माल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके खिलाफ भी जो है शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो इस तरह की सारी चीजों के खिलाफ जो है एक ग्राहक
जो है शिकायतें कोर्ट में दर्ज, कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करवा सकता है। तो अब सवाल उठता है, हु कैन फाइल कंप्लेंट, शिकायत कौन करा सकता है? तो अंडर दिस एक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल द कंप्लेंट। तो कानून के जो आपको सुविधा दी है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो मतलब इस एक्ट के द्वारा मान्य है वो फाइल शिकायत दर्ज करा सकता है। अब कौन कौन वो लोग हो सकते हैं जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं? जैसे कि ए कंज्यूमर इटसेल्फ, ग्राहक खुद शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसने भी सामान लिया है या सेवा ली है, ही कैन हिमसेल्फ फाइल अ कंप्लेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी, अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी कंपनी या कोई बिजनेस जो कि कानून का उल्लंघन कर रहा है और ग्राहकों का शोषण कर रहा है किसी प्रकार से, तो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज हो सकती है, गुड्स या सर्विसेज वगैरह जो भी प्रोवाइड करते हैं, उसके खिलाफ सरकार भी खुद शिकायत दर्ज करा सकती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। देन पेरेंट्स या गार्जियंस ऑफ अ माइनर कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर माइनर है यानी कि नाबालिग है, तो उसके पेरेंट्स या उसके जो गार्जियंस हैं वो भी शिकायत को उसकी तरफ से दर्ज करा सकते हैं, माइनर की तरफ से दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिक्रीज्ड कंज्यूमर, कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर ने कोई चीज इस्तेमाल की, मान लीजिए वो एक कोई इलेक्ट्रिक प्रेस लेके आया और मान लीजिए उससे उसको करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद भी उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उसके परिवार के सदस्य हैं वो शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। देन अ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, तो कंज्यूमर्स की जो है अपनी एक संगठन भी बने होते हैं, कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं, वो भी ग्राहक की तरफ से शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अगर ग्राहक को नहीं पता है किस तरह से शिकायत दर्ज कराना है तो वो किसी कंज्यूमर एसोसिएशन का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे कि एनजीओज होती हैं, समाज सेवी संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो कि ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो वो भी, उनकी भी सहायता ली जा सकती है, या वो भी जो है कंज्यूमर्स के लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। एंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, कई बार अगर बहुत सारे ग्राहकों का हित किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो वो सब मिलकर के भी किसी जो मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है या कोई भी जो सप्लायर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज मिल करके करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी लोग जो हैं शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देन अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जा सकती है? तो शिकायत दर्ज मैन्युफैक्चरर की जा सकती है, यानी कि जिस जो सामान को बना रहा है उसके अगेंस्ट हम शिकायत कर सकते हैं। सेलर के अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं, यदि सेलर हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, गुड्स में कोई प्रॉब्लम है या तो हम उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हम सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यानी कि अगर हम सर्विसेज लेते हैं, सेवाएं लेते हैं और वो सेवाएं सही तरीके से नहीं दे रहा है या किसी प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है तो हम सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ओके, कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। अब कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड यानी कि कितने समय के अंदर अंदर कंज्यूमर्स की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दिया जाता है। इन नॉर्मल सिचुएशन द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अ कंप्लेंट इज 3 months, यानी कि जो सामान्य समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारी, वो कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम जो है उसके समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है उसकी जो कोर्ट है वो आपके केस को सॉल्व कर देगा 3 महीने के अंदर। एंड इन एक्सेप्शनल केसेस 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द अपोजिट पार्टी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो जो कोर्ट है या जो कमीशन है वो अपोजिट पार्टी को, यानी कि जिसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है, उसको नोटिस भिजवाता है। तो जिस समय उसको, जिस तारीख को उसको नोटिस प्राप्त होगा उस तारीख से 3 महीने हम कह सकते हैं के अंदर अंदर जो है मैक्सिमम 3 महीने के अंदर समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा, या फिर एक्सेप्शनल केसेस में 5 महीने का समय भी अधिकतम लग सकता है, और लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम 5 महीने है और आमतौर पर 3 महीने के अंदर समस्या का समाधान दे दिया जाता है। उसके बाद रिलीफ्स एंड रेमेडीज, किस प्रकार के उपचार जो है हमें राहतें या उपचार जो है कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा हमें दी जाती हैं, यानी ग्राहक को दी जा सकती हैं। तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। तो ये जो कुछ रेमेडीज हैं, कुछ समाधान है जो कोर्ट आपकी समस्या का करेगा, जैसे कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। तो कई बार हमारे गुड्स में यदि किसी प्रकार की कोई कमियां हैं तो कोर्ट आदेश दे सकता है
जो प्रोड्यूसर है या सेलर है कि वो उन कमियों को दूर करे। तो सर्विस है या गुड्स हैं, कुछ भी है, तो उसमें जो भी कमियां हैं कोर्ट आदेश दे सकता है कि इसको कमियों को दूर किया जाए और कंज्यूमर की समस्या का समाधान किया जाए। दूसरा आदेश वो दे सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स बाय अ न्यू गुड। यदि उसमें कमियों को दूर करना संभव ना हो तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि गुड्स को बदला जाए, यानी कि उसकी जगह नया गुड्स या नया सामान उनको उपलब्ध कराया जाए। तीसरा उपचार वो दे सकता है रिफंड ऑफ प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। अगर उसको नया गुड्स उपलब्ध कराना संभव ना हो तो ग्राहक के पैसे वापस करने का आदेश कोर्ट दे सकता है। देन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू कंज्यूमर फॉर एनी फिजिकल और मेंटल सफरिंग। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत जो है फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहन करता है जब हम कोई सेवा ले रहे हैं या वस्तु हमने खरीदी है। मान लीजिए आपने कहीं किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसको खाकर आप बीमार हो गए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आपको एडमिट रहना पड़ा, कई बहुत ज्यादा समस्या आपको रही, काफी दिन बीमार रहे, बहुत सारा पैसा आपका इलाज पे खर्च हो गया। इस तरह से अगर आपने जो है किसी नॉन रेस्टोरेंट से, जो कि एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स है जहां पर आपको कोई रसीद बिल, कोई प्रूफ आपके पास है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि इनकी जो ये अच्छी क्वालिटी का खाना इनका नहीं था या किसी प्रकार का खराबी उसमें थी जिसकी वजह से आप बीमार हुए, और आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप अपनी उस कंडीशन में कोर्ट आपको कंपेंसेशन भी दिलवाएगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लगी और कोर्ट को लगता है कि हाँ आपका बहुत सारा नुकसान इस वजह से हुआ, आपको मानसिक रूप से भी बहुत आप प्रताड़ित रहे, दुखी रहे या परेशान रहे, तो आपको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर जो भी आपके साथ हुआ, सफरिंग हुई, उसके लिए वो क्षतिपूर्ति जो है सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उससे वो नुकसान की आपके भरपाई करेगा, आपको क्षतिपूर्ति दिलवाएगा। उसके अलावा जो रेमेडी मिल सकती है वो है विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम द मार्केट। जैसे कई बार क्या होता है, कोई ऐसा सामान है जो कि हमारे नकली चीजें आप देखते हो आजकल, नकली घी, नकली दवाइयां हैं, नकली सामान जो होता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है या हमें इस्तेमाल करने में हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसको बाजार से हटा दिया जाता है और उसकी सेल पर रोक लगा दी जाती है। तो उसके अलावा रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन द सर्विस। अगर सेवाएं हम ले रहे हैं किसी से और अगर उस सेवाओं में किसी प्रकार की कोई कमी है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उन सेवाओं को ठीक किया जाए, यानी कि उन कमियों को दूर किया जाए और ग्राहक को जैसा आपने वादा किया है उस तरह की सेवाएं दी जाए। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो जब वो पॉलिसी देती हैं तो उस समय वो कई तरह के वादे करती हैं, कई तरह के चीजें हैं जो वो बताती हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब मैच्योरिटी आती है पॉलिसी की या जो कंडीशन उनके बीच में होती है उस समय में वो पेमेंट के समय जो है कई तरह की आनाकानी करते हैं, कई तरह की बातें कहते हैं कि आपने उस समय ऐसा उसमें नहीं था या इस तरह से हमने नहीं कहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी कोर्ट में ले जाया जा सकता है और जो कोर्ट है वो आदेश दे सकता है कि वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिस तरह का उन्होंने किसी प्रकार की कोई सेवा वो सही तरीके से नहीं दे रहे हैं तो उनको दूर करे और सही प्रकार से उनको सेवा दे जो कि उन्होंने वादा किया था। देन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द अनफेयर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कई बार क्या होता है कि जो गलत काम हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कालाबाजारी है या किसी प्रकार से वो जो किसी प्रकार से जो भी कानून के द्वारा जो चीजें जिन पर बैन है या इस तरह की चोरी छिपे कोई इस तरह से काम हो रहे हैं या ग्राहकों के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगाई जा सकती है, उसको खत्म किया जा सकता है। देन स्टॉपिंग ऑफ द सेल ऑफ हैजार्डियस गुड्स। तो कई बार जो गलत सामान बिक रहा होता है जो कि खतरनाक हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया किसी तरह का बिजली का सामान है या कोई प्रेशर कुकर है, एलपीजी है या किसी और तरह का सामान है जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, उसकी सेल पर सरकार जो कोर्ट है वो रोक लगा सकता है, उसका आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार की रेमेडीज हैं हम देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसी कोई भी उपचार यहाँ पर नहीं है कि किसी को जो है बहुत ही गंभीर तरह का उसको सजा दी जा रही हो, जिसमें कि जैसे फांसी की सजा है या जैसे आजीवन कारावास है, इस तरह की कोई भी रेमेडीज इसमें नहीं होती। इसमें सिंपल रेमेडीज होती हैं कि हम ग्राहक को इमिडिएटली एक सॉल्यूशन उसकी समस्या को दे पाएं, जिसमें उसके पैसे वापस हो जाएं या उसके सामान को बदला जाए या उसके सामान को ठीक करके दिया जाए या उसको कंपेंसेशन दिया जाए या उसकी बिक्री पर रोक लगा दी जाए सामान की जो भी नुकसानदायक है, या बाजार से उस
खराब सामान को हटा लिया जाए। तो नकली घी, नकली खोया, मिलावटी सामान, कई तरह से चीजें जो है शोषण होता है ग्राहकों का, उनको जो भी उनको सरकार, जो कोर्ट को उचित लगता है वो उस हिसाब से डिसीजन दे सकता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कंज्यूमर्स के अधिकार। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके माध्यम से जो ग्राहकों को अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। राइट्स टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार का मतलब है हर कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो सुरक्षित रहे। तो चाहे वो गुड्स खरीदे या सर्विस ले, उसको राइट है कि वो उन गुड्स और सर्विसेज को यूज करते समय सुरक्षित रहे, ये उसका अधिकार है। तो कोई भी प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, उसके इस अधिकार को हनन नहीं कर सकता, यानी कि उसको खतरे में नहीं डाल सकता, इस तरह का सामान उसको नहीं बेच सकता कि उसकी जान या माल को खतरा हो। देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी सूचना का अधिकार। तो हर ग्राहक को ये अधिकार है, उपभोक्ता का अधिकार है कि वो वस्तु खरीदने से पहले या सेवा लेने से पहले जो भी चीज उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, लेना चाहता है, तो सेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उसको वो सूचना उसको देनी पड़ेगी। तो ये कंपनी या जो भी सेलर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो ग्राहक से कोई चीज ना छुपाए। जो भी जानकारी वो लेना चाहता है सामान लेने से पहले या सर्विस लेने से पहले, उसको वो सारी जानकारी उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। तो उसको सारी सूचना पाने के बाद ही वो निर्णय करेगा कि उसे वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सेवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए उसको कोई मना नहीं कर सकता। देन राइट टू चूज, चुनने का अधिकार। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इज किंग, तो उपभोक्ता जो होता है वो राजा की तरह होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी सामान लेगा। उसको जो सेलर है, दुकानदार है या मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते कि आपको ये सामान लेना ही होगा। वो उसकी इच्छा है, वो कोई भी सामान लेगा या नहीं लेगा, ये निर्णय उसका होगा। देन राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। यदि किसी ग्राहक के साथ कोई शोषण होता है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उसकी बात को सुना जाए, यानी कि वो कोर्ट में जा सकता है, उसकी बात को, उसे अपनी बात सुनाने का पूरा अधिकार है, अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें ग्राहक को जो है ये अधिकार है, हर व्यक्ति या हर ग्राहक को ये अधिकार है कि वो अपने जो उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करे। उपभोक्ता शिक्षा का मतलब है यानी कि अपने इस अधिकारों के बारे में उसको जानने का पूरा अधिकार है, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में उसे जानने का पूरा अधिकार है, सरकार के जो कानून है उसके बारे में जानने का उसको पूरा अधिकार है कि हमारे को जिस प्रकार की भी सुरक्षा सरकार के द्वारा दी जा रही है या कानून के द्वारा दी जा रही है, वो कौन से अधिकार हैं और कौन सी जिम्मेदारियां हैं हमारी। तो अपने अधिकारों के बारे में, अपने जिम्मेदारियों के बारे में या उपभोक्ताओं के को जागरूक होने के लिए जो भी आवश्यक इंफॉर्मेशन या चीजें चाहिए उसके बारे में जानने का उसे पूरा अधिकार है। तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार सभी को है। देन राइट टू सीक रिड्रेसल, उपचार प्राप्त करने का अधिकार। हर ग्राहक को अधिकार है यदि उसके साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग होती है, किसी तरह का कोई फ्रॉड किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो उसे उपचार प्राप्त करने का, यानी कि कानून के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने का, जैसे कंपेंसेशन लेने का या जो भी हमने अभी रिलीफ्स पढ़े उन सभी को प्राप्त करने का उसे पूरा अधिकार है। और ये कानून के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, कोई भी इनके अधिकारों को छीन नहीं सकता है, ना ही उसे नजरअंदाज कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी रहती हैं। तो जहां पर ग्राहकों को अधिकार दिए जाते हैं, वहीं कानून ने उनको कुछ जिम्मेदारियां भी बताई हैं कि एक उपभोक्ता की क्या जिम्मेदारियां होती हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके साथ किसी प्रकार का शोषण हो ही ना पाए। तो वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो एक उपभोक्ता को ध्यान रखनी चाहिए जब वो सामान खरीदता है या सेवा लेता है। कंज्यूमर शुड बाय गुड क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ओनली। तो एक ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वो सस्ते के चक्कर में घटिया क्वालिटी का सामान ना खरीदे या सही जगह से। कई बार हम सस्ते के चक्कर में ऐसी सी जगहों से सामान ले लेते हैं जिसका ना उपभोक्ता को, प्रोड्यूसर का पता होता है, ना उस पर कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो खुला हुआ सामान जो होता है वो अक्सर उसमें मिलावट की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमने बहुत तरह की जो
मिलावटें हैं, किसी तरह के शोषण है। हमने पहले पिछले वीडियो में भी देखा था किस तरह के शोषणों से ग्राहक को गुजरना पड़ता है, कई बार किस तरह की फ्रॉड या चीटिंग होती है, किस तरह की मिलावटें होती हैं। तो अगर हम सही जगह से अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का सामान लेंगे, वो जो कि पैक्ड होता है और ब्रांडेड होता है, यानी कि वो पूरे स्टैंडर्ड्स को नियमों पे खरा होता है, उसके बाद ही उसको बाजार में उतारा जाता है कंपनियों के द्वारा, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेने की ही कोशिश करनी चाहिए। भले ही वो महंगी होती हैं, लेकिन वो सुरक्षित होती हैं, उससे ग्राहकों को उसकी जान माल का किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। देन कंज्यूमर मस्ट गेट कैश मेमो, बिल और गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड एटसेट्रा एज दे आर प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ग्राहक जब भी सामान खरीदे तो उसे ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे सामान खरीदते समय जो उसकी रसीद होती है वो जरूर लेनी चाहिए। चाहे वो कैश में खरीद रहा है तो कैश मेमो लेगा, अगर वो उधार में खरीद रहा है तो उसका बिल या इनवॉइस जो भी है किसी न किसी रूप में सबूत के तौर पर उसको पक्का बिल जो है वो जरूर लेना चाहिए। और साथ ही गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड जो दिए जाते हैं वो भी उन्हें जरूर लेने चाहिए, जिससे कि जो भी अगर किसी प्रकार की समस्या प्रोडक्ट में होती है तो वो उसको गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड के अंदर जो है उनकी शर्तों के हिसाब से उसको रिपेयर मेंटेनेंस करवा सके। तो इसलिए ये पहले ग्राहक की जिम्मेदारी है। यदि वो बिल, रसीद या पर्ची नहीं लेगा तो उसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि उसने उस दुकान से वो सामान लिया है, किस तारीख में खरीदा है, कितने का खरीदा है, तो उसके पास किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं होगा। तो पक्का बिल, पक्का रसीद जो है वो इस बात का सबूत होता है कि ये सामान आपने उसी दुकान से लिया है और कितने रुपए में लिया है और किस दिन लिया है, हर चीज की डिटेल उस पर मौजूद होती है। कंज्यूमर शुड नॉट बाय इन हरी। तो ग्राहक कई बार क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में खरीदते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमने सीधा सामान खरीदा और घर ले आए और घर आके हमने देखा कि वो तो ज्यादा कीमत में हमसे सामान ले लिया गया, या उसके अंदर कोई खराबी है, या वो टूटा हुआ है, या वो खराब है, या जो हमने खरीदना था वो उस हिसाब से नहीं है। तो बाद में हम दुकानदार से झगड़ते हैं कि आपने हमें गलत सामान दे दिया या महंगा दे दिया। उससे अच्छा ये है कि जब आप सामान खरीदें तो अपने धैर्य के साथ खरीदें, आराम से खरीदें, पूरी तसल्ली करने के बाद ही सामान को खरीदें और जल्दबाजी में सामान नहीं लेना चाहिए। देन कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ द फॉल्स एडवर्टीजमेंट। तो कई तरह के आप देखते हैं विज्ञापन आते हैं टीवी में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे, तो हर कई तरह के अलग अलग लुभावने विज्ञापन देखे जाते हैं। तो आपको विज्ञापनों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अपने विवेक से आपको सोचना चाहिए कि ये चीज क्या है, कितने की हो सकती है, कितने की नहीं हो सकती है, या इसका कोई फायदा है, या किसी तरह का कोई फ्रॉड या चीटिंग भी हो सकती है। तो अपने सोच समझ के अपने विवेक से सामान लेना चाहिए, ना कि विज्ञापनों के प्रभाव में आकर के या किसी की कहासुनी से, दोस्त या किसी और व्यक्ति की बातों में आकर के आपको चीज नहीं लेनी चाहिए। अपने दिमाग से सोच समझ के ही आपको चीज खरीदनी चाहिए। देन कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। तो कंज्यूमर के जो अधिकार हमने जो ऊपर पढ़े हैं यहाँ पर अधिकार, एक ग्राहक को अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और उसे अपने अधिकारों का पता भी होना चाहिए। देन कंज्यूमर शुड फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द ग्रीवेंसेस। अगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा होता है, कोई चीटिंग होती है, कोई फ्रॉड होता है बिजनेसमैन के द्वारा, तो उसे उसकी शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए। उसे चुप नहीं रहना चाहिए। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कहीं से कोई सामान खरीदते हैं और वो खराब होता है तो हम दुकानदार को अगर कहते भी हैं कि आप इसे बदल दीजिए या वापस कर लीजिए, तो वो मना कर देता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम चुप रह जाते हैं, हम उसकी दुकान पे दोबारा नहीं जाते, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते, हम उससे सामान लेना बंद कर देते हैं और किसी और से लेते हैं। लेकिन इससे उसको सबक तो नहीं मिलता है, वो आज हमें धोखा दे रहा है, हमसे चीटिंग कर रहा है, कल किसी और के साथ चीटिंग करेगा। तो इसको रोकने के लिए भी किसी को आगे आना होगा। तो ग्राहकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके साथ किसी तरह का धोखा, फ्रॉड या चीटिंग होता है तो आप उसकी शिकायत जरूर दर्ज कराइए। और चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, गुड्स या सर्विसेज दोनों ही इसमें आते हैं। तो आप सभी प्रकार, चाहे सरकारी कोई सेवा आप ले रहे हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट से सेवा ले रहे हैं, कुछ भी हो, अगर आपको साथ किसी तरह की चीटिंग, फ्रॉड या कुछ भी होता है ग्राहक के साथ, तो उसे जरूर अपने प्रति हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसके शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जब तक शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तब तक उसको सबक कैसे मिलेगा और किस तरह से इसको रोका जा सकेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ग्राहक के ये जिम्मेदारियां और ये अधिकार हैं और उसको अपने विवेक से सोच समझ के लेना चाहिए। तो जब अगर हमने गलती नहीं की, अगर हमारे पास बिल है, रसीद है, सब कुछ है, तो हम
कोर्ट में जरूर जीतेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनको जो सजा है वो दिलवाई जा सकती है या उनको एक सबक सिखाया जा सकता है। आइए अब डिस्कस करते हैं 3 टियर जुडिशियल मशीनरी जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दिया गया है। 3 टियर जुडिशियल मशीनरी सिस्टम जो सरकारी तंत्र है जिससे हम कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है सरकार के द्वारा। और ये सिस्टम क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो पहले स्तर पर यानी जिला स्तरीय कमीशन जो होता है इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसकी स्थापना जो है वो राज्य सरकार करती है। तो जिस भी राज्य में अलग अलग राज्य हैं तो उसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाए जाते हैं राज्य सरकारों के द्वारा। देन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट हु क्वालिफाइज टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज के समकक्ष या कई बार डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है। तो इसमें नॉर्मली रिटायर्ड जजेस को भी लगा दिया जाता है या फिर वर्किंग जो जजेस हैं जो अभी सर्विस में हैं उनको भी लगा दिया जाता है, या उसके समकक्ष जो है उनकी योग्यता अगर बनती है व्यक्ति की तो उसे जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के रूप में सॉरी। तो 2 अदर मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा 2 और सदस्य होते हैं जो कि केंद्र सरकार के साथ सलाह पर जो राज्य सरकार है वो उनको रखती है इस कमीशन के अंदर। देन इट एंटरटेन्स द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। तो इसमें जो शिकायतें सुनी जाती हैं गुड्स और सर्विसेज जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी कि 1 करोड़ से नीचे की जो शिकायतें हैं मॉनेटरी वैल्यू जिनकी है उनकी शिकायतें ही यहाँ पर हम कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देन इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो यदि कंज्यूमर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए जो भी उपचार हैं या आदेश हैं उनसे सहमत नहीं है, उनसे खुश नहीं है, तो वो ऊपर स्टेट कमीशन में जा सकता है। लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड है 45 दिन। जिस दिन भी ऑर्डर दिया गया है या आदेश पारित किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, जो भी फैसला सुनाया गया है उस फैसले की डेट से 45 दिन के अंदर वो हायर कोर्ट यानी कि जो स्टेट लेवल का कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, उसमें आवेदन कर सकता है, अपील कर सकता है। ओके, तो उसके बाद जो है स्टेट कमीशन में, जिसको हम राज्य स्तरीय कमीशन भी कहते हैं, तो स्टेट कमीशन इज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको भी जो है स्टेट कमीशन जो होता है राष्ट्रीय स्तर का कमीशन या आयोग, उसको भी राज्य सरकार ही बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट इक्वलेंट टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट के जज के समकक्ष होता है, बराबर होता है, उसकी पावर्स उसके इक्वल होती हैं। एंड 4 अदर मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। इसके अलावा 4 और मेंबर्स होते हैं इसके कमीशन के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सलाह करके केंद्र राज्य सरकार जो है वो उनको रखती है। देन इट एंटरटेन्स द कंप्लेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैविंग वैल्यू फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीज। तो इसमें जो शिकायतें सुनी जाती हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की होती हैं, लेकिन 10 करोड़ से कम की। तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज की वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती हैं जो शिकायतें यहाँ पर सुनी जाती हैं। कंज्यूमर इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन अपील इन नेशनल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो यदि कोई कंज्यूमर उसके फैसले से, स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन ऑर्डर दिया है, फैसला सुनाया गया है, उसके 30 days के अंदर वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है उस फैसले के खिलाफ। तो स्टेट कमीशन के बाद जो है नेशनल कमीशन है। तो नेशनल कमीशन जिसको राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है, तो इट इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राष्ट्रीय आयोग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा उस आयोग को बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट इक्वलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष उसकी योग्यता होती है या उसकी पावर्स होती हैं। देन 4 अदर मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें उसके अलावा 4 और सदस्य होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एंड कंज्यूमर इफ नॉट एंटरटेन्स द कंप्लेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू मोर देन 10 करोड़। और 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू जो होती है, कीमत की जो शिकायतें गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी,
जो 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की हैं उनकी शिकायतें यहाँ पर सुनी जाती हैं। देन कंज्यूमर इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो यदि जो कंज्यूमर है वो नेशनल कमीशन की जो है उसके फैसले से खुश नहीं है तो वो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो नेशनल कमीशन के फैसले जिस दिन सुनाया गया है उससे 30 दिनों के अंदर अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। अगर उसके बाद वो जाता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनाई जाएगी। तो जो टाइम बाउंड यहाँ पर दिया गया है, टाइम का बाउंडेशन 45 days, 30 days और 30 days का, तो इनके अंदर ही कंज्यूमर ने अपनी शिकायत का निवारण करना है, आगे हायर कोर्ट में जाना है। अगर वो संतुष्ट नहीं है फैसले से, इसके बाद यदि वो जाता है तो उसकी शिकायत को सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वो समय सीमा जो है वो समाप्त हो चुकी होगी। और साथ ही साथ ये जो हमने अमाउंट्स की बात करी है 1 करोड़ तक की, या 1 करोड़ से 10 करोड़ और फिर 10 करोड़ से ज्यादा के, एक तो ये जो कीमतें, जिन चीजों की कीमत डायरेक्ट इतनी है वैल्यू, वो सीधा उस कोर्ट में जा सकते हैं। साथ ही साथ एक हम नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल तक आ रहे हैं, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप खुश नहीं हैं तो आपकी चीज की कोई भी कीमत हो, आप उसको आगे स्टेट कमीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और स्टेट कमीशन में भी आपको यदि संतुष्ट नहीं है तो आप नेशनल कमीशन में। और दूसरा है आप डायरेक्ट जा रहे हैं, तो अगर आपकी 1 करोड़ से कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पहले अपील करनी होगी, जो कोर्ट में केस करना होगा। और उसके अलावा अगर आपकी चीज 1 करोड़ से 10 करोड़ की है, वस्तु या सेवा, तो आप सीधा स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं या केस कर सकते हैं। नेशनल कमीशन में आपकी वस्तु यदि 10 करोड़ से ज्यादा की है तो आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन में अपील जो है कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये जो एक सरकारी तंत्र है जो कंज्यूमर है उसके समस्याओं का निवारण करने के लिए और उनको उपचार के लिए, उपचार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस किस तरह के उपचार हैं जो या उनके समाधान है समस्याओं के जो कंज्यूमर के किए जा सकते हैं, उनकी वस्तु, ये सभी कोर्ट्स जो हैं इन्हीं में से कोई कानून के हिसाब से आदेश पारित करेंगे। वस्तु का वापस करना या वस्तु में ठीक करना या उसमें पैसे वापस करना ग्राहक के, या उसको कंपेंसेट करना ग्राहक को करवाना दुकानदार से, या वस्तु की बिक्री पे बैन लगाना, इस तरह की जो भी हमने उपचार पढ़े हैं उन्हीं में से उपचारों के अंदर से वो कोई उपचार जो समस्या का समाधान है उनके माध्यम से ही करेंगे। तो ये हमारा 3 tier रिड्रेसल, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी है, मैकेनिज्म है सरकार का, वो हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कानून 2019 है, उससे अंतर्गत किस तरह से कंज्यूमर्स को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा तंत्र बनाया गया है जिसमें उसको सुरक्षा दी जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरह से हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो ए कंज्यूमर हिमसेल्फ कैन प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इफ ही इज अवेयर ऑफ हिज राइट्स। तो एक ग्राहक खुद अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकता है, यदि वो खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अलर्ट हो, सोच समझकर अपनी जिम्मेदारी के साथ वो खरीदता है सामान या सेवा लेता है, तो उसका शोषण से वो बच सकता है। देन अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स के अपने संगठन भी होते हैं, तो संगठित जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका शोषण करना मुश्किल होता है। यदि किसी का होता है तो वो उसके खिलाफ संगठित रूप में उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी होती हैं जो कि ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। देन कंज्यूमर गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एंड मेक लेजिस्लेशंस। सरकार भी जो है ग्राहकों की जो है उनके अधिकारों की रक्षा करती है या ग्राहकों की रक्षा करती है। कई तरह के कानून जो है सरकार के द्वारा विधेयक या कानून जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी एक है। उसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। MRTP एक्ट है और सेल ऑफ गुड एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सरकार की भी बहुत सक्रिय भूमिका रहती है कंज्यूमर्स को सुरक्षा प्रदान करने में। देन बिजनेस एसोसिएशंस ऑल्सो फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बिजनेसेस। तो कई बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि FICCI यानी कि फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी जो है बिजनेसमैन्स जो होते हैं मेंबर्स के लिए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर्स होते हैं उनको इन नियमों का पालन करना ही होगा। तो इसमें भी इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भी ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स की सुरक्षा हो जाती है। देन बिजनेस इटसेल्फ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एज दे आर अवेयर ऑफ देयर
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स। तो आजकल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो बिजनेसेस हैं आजकल खुद भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं ग्राहकों को सुरक्षा देना, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट उनको हो रहा है, जो भी इनकम वो कर रहे हैं या उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वो कंज्यूमर्स की वजह से ही बढ़ रहा है। तो वो अपने कंज्यूमर्स को खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है कि यदि वो अच्छी तरह से अपने कंज्यूमर्स को ट्रीट करेंगे, उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे, उनके से किसी तरह की फ्रॉड या चीटिंग नहीं करेंगे, तो ही कंज्यूमर्स उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और जो कि उनके बिजनेस के लिए भी लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। तो ये एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए भी बिजनेसेस जो है कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन है वो करते हैं, उनके साथ किसी तरह की फ्रॉड या चीटिंग ना करके। नाउ द रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। तो कंज्यूमर्स को सुरक्षित रखने में एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका क्या भूमिका होती है। सरकार तो जो कर रही है ग्राहकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बना करके और अन्य तरीकों से वो तो कर ही रही है, साथ में जो सरकारी संगठन नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या योगदान है कंज्यूमर्स को सुरक्षा प्रदान करने में। Many consumer organizations and NGOs are formed to protect the consumers, and they also perform functions like providing consumer education, file complaints for consumers or general public, provide legal assistance to consumers, publish periodicals, carry out comparative testings, helping the government to stop unfair trade practices etc. तो इस तरह से जो एनजीओज हैं वो कंज्यूमर्स की हितों की रक्षा करती हैं, यानी कि वो इस तरह के बहुत से काम करती है। जैसे जागो ग्राहक जागो करके एक प्रोग्राम भी जो है चलाया जाता है, जिसमें ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति आगाह किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है, उनको प्रेरित किया जाता है। नुक्कड़ नाटक होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, पेंटिंग कंपटीशंस और कई तरह की चीजें जो होती हैं। कंज्यूमर डे मनाया जाता है, तो कई तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं, जिससे कि ग्राहकों को अपनी जो है अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता चल सके, उनको शिक्षित किया जा सके। देन फाइल कंप्लेंट फॉर कंज्यूमर्स। तो कई बार यदि कंज्यूमर्स को खुद नहीं पता है किस तरह से शिकायत दर्ज करानी है, तो ये एनजीओज या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस उनको शिकायत दर्ज करने में मदद करती हैं। या कई बार ऐसी समस्या होती है जो सभी लोगों के लिए, एक कंज्यूमर के लिए नहीं है, वो एक जनरल प्रॉब्लम है। जैसे कई बार होता है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटी सामान, नकली खोया, नकली घी, नकली दूध या मिलावटी दूध है या मिलावटी राशन है, नकली दवाइयां हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जिससे एक व्यक्ति को नहीं पूरी पब्लिक को ही कोई नुकसान होने की संभावना है या किसी तरह से उनकी चीटिंग है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है और केस फाइल किए जाते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर्स को किसी प्रकार की लीगल सहायता, कानूनी मदद जो है उसको नहीं पता है किस तरह से क्या करना है, तो उसको उस तरह की कानूनी सहायता भी प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ वो पब्लिश करते हैं पीरियोडिकल्स, जो समय समय पर अपनी पत्रिकाएं हैं, अपने जो पेपर्स हैं वो उसमें पब्लिश किए जाते हैं, जिससे कि लोगों को जो है एक डाटा जो होता है, एक ऑफिशियल डाटा एक तरह से वो उपलब्ध कराया जाता है। एंड कैरी आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग। तो आमतौर पर भी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छी कंपनीज की या उनके आपस में तुलनात्मक अध्ययन जो है वो करती हैं, कंपैरेटिव स्टडी करती हैं कि कौन सी ब्रांड जो है वो ज्यादा बेहतर है और किस तरह से क्वालिटी के मामले में और हर एंगल से वो किस तरह से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ग्राहकों के लिए। एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और किसी तरह की जो भी गैर कानूनी गतिविधियां या जो इस तरह की चीजें होती हैं, खासकर जब हम त्योहारी सीजन्स में देखते हैं किस तरह की दुकानदारों के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा किसी तरह की जो शोषण है वो किया जाता है, तो उसको रोकने में गलत जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको रोकने में भी ये गवर्नमेंट का सहयोग करती हैं और इस तरह से समाज में एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करती हैं और ग्राहकों को सुरक्षा भी इससे मिल पाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसके सभी जो पहलू हैं उस पर हमने डिस्कशन किया है और आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें आपको कंज्यूमर एक्ट के बारे में जो है समझाने की कोशिश की है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।